में 3 जोड़ दिया जाए। अब तक ऊपर हमने 2 जोड़ा था, अब हम कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दो। तो यहाँ पे x+3 एंड y+3 इज इक्वल्स। आप सबका स्वागत करता हूँ टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो चीज़ें आपको दी गई हैं, जो कुछ भी चीज़ें आपको दी गई हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चंस के पहले, इसके पहले मैं इस तरह के क्वेश्चंस को लगवा चुका हूँ। मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अगर के आपके पास बुक्स ना हो, आपके पास अवेलेबल ना हो क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को आप घर पे बैठे बैठे लगाओ। और याद रखो कि जैसा कि प्रश्नावली 3.3 लिखा गया है, और अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्वेश्चन कहाँ से लिए गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये 10th की बुक से क्वेश्चंस लिए गए हैं, जिसमें चैप्टर 3rd या 4th के ये क्वेश्चन हैं, सॉरी 3rd चैप्टर के क्वेश्चन हैं, जिसमें 3.3 यानी एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन है। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद मैं इनकी उत्तरमाला को भी नीचे दिया हूं। अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो ये रही उनकी उत्तरमाला। अब एक्चुअली में इस आज की वीडियो में मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कराने वाला हूं। तो जो वर्ड प्रॉब्लम आपकी होती हैं, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कुछ आपके क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, जो कि कह सकते हो आपकी जो आपके एज बेस पे, यानी कि जो आयु होती है उसके बेस पे आते हैं। और कुछ क्वेश्चन इबारती टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सिक्कों के कुछ क्वेश्चन इस तरह से। तो उन क्वेश्चंस को समीकरण में कन्वर्ट कैसे करके कैसे लगाया जाता है, हम आज उसके बारे में ध्यान से देखेंगे। तो ये 3.3 की पूरी उत्तरमाला है, जो कि आपको दिख रही है। यहाँ से आप लगाने के बाद मिला सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। उसके बाद मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा 3.4 में दोनों विधियों से लगाने के लिए। यहाँ पे कहा गया है, मैं एनसीईआरटी इसलिए आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, हालांकि मैं अपने कोचिंग क्लासेस में भी एनसीईआरटी को ही रिकमेंड करता हूँ, बिकॉज एनसीईआरटी परफेक्ट चीज़ होती है किसी भी चीज़ की नॉलेज के लिए। क्योंकि जो भी क्वेश्चन, अगर आप कोर्ट में भी कोई क्वेश्चंस गए होते हैं, तो सबसे पहले ये रिकमेंड की जाती है एनसीईआरटी से, इसलिए मैं एनसीईआरटी को पढ़ाना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे दोनों विधियों के बारे में दिया गया है। देखो, लगता है लोगों को ये आसान चीज़ें हैं, या लगता है लोगों को ये कठिन चीज़ें हैं। तो जिन लोगों को लगता है ना ये कठिन चीज़ें हैं, उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार पढ़ना पड़ेगा। और जिनको लगता है आसान चीज़ें हैं, वो भी एक बार देख लें तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों विधियों से हल करने के लिए कहा गया है। फिर आपसे पूछा गया है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी इन सवालों को हल करने के लिए। तो यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, और इसकी जो उत्तरमाला है वो भी मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। तो ये रही 3.4 की उत्तरमाला। अगर आप देख रहे होगे तो आप लोग पूरे के क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर के आप इन क्वेश्चंस को लगा करके और अपने उत्तरों को आप मिला सकते हो। बाकी रही तरीके की बात, तो तरीका मैंने आपको पिछले 2 वीडियोज़ में बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके देखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे जाके देखिए। वहाँ पे आपको इंग्लिश की, मैथ की और भी सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट कराई गई है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो और अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्लियर? तो उसके बाद अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे अपनी वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम में भी मैं आपको बता दूं, मैं पूरे 11 क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि फुल्ली अटैच्ड विथ योर एग्जाम्स हैं। ये 11 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन 11 क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से समझोगे, देखोगे, तो बिल्कुल समझ में आएगा। और 11 में 6 क्वेश्चंस को मैं लगाऊंगा, अगले 5 क्वेश्चन को आप लगाओगे, एंड इन 5 क्वेश्चंस की उत्तरमाला भी मैं आपको दूंगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वो सेशन जहां हमें वर्ड प्रॉब्लम को करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन के सामने दिया गया है। जैसा कि लिखा गया है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। फिर लिखा गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब वो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मान लो कि एक संख्या जो है वो यक्स है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर प्रश्नानुसार चलोगे तो आपका जो प्रश्न कह रहा है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहली संख्या यक्स होगी, दूसरी संख्या वाई होगी, और इनका अंतर देखो, जरूरी नहीं है जब अंतर कहे, देखो अंतर का मतलब मैं समझा रहा हूँ। अंतर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि
इसमें यक्स में से ही y घटाया जाएगा। अंतर का मतलब होता है कि चाहे y में से यक्स घट जाएगा या हो सकता है यक्स में से y घट जाएगा। देखो, अंतर शब्द इस्तेमाल करने का मतलब ही है कि जो सवाल पूछ रहा है वह यह नहीं जानता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखो, अंतर का मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाएगी। अब अगर आप पहले लिख दे रहे हो यक्स, इसका मतलब आप पूरा रिकमेंड कर दे रहे हो कि यक्स ही आपकी क्या होनी है, बड़ी संख्या होनी है, और y क्या होनी है, छोटी संख्या होनी है। और इनका डिफरेंस कितने के बराबर दिया गया है, 26 के बराबर दिया गया है। क्लियर। उसके बाद ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। फिर लिखा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो एक संख्या है, ठीक है, अब अगर ये बड़ी संख्या है, ध्यान से देखो यही गेम बनता है, अगर ये बड़ी संख्या है, ठीक है, और ये छोटी संख्या है, तो फिर लिखा गया है कि एक संख्या जो है वो दूसरे की 3 गुनी है। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा करा देंगे ना बड़ी वाली में, तो ये और बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर ये y के बराबर कहाँ आएगी। इसका मतलब यही दिमाग लगाना होता है कि अब जो बड़ी संख्या है ये बराबर होगी किसके, छोटी संख्या के 3 गुने से। जिसका दिमाग यहाँ सेट हो गया दोस्तों, उसका क्वेश्चन सेट हो जाता है। सो इसलिए आपको ध्यान से समझना है इन्हीं चीज़ों को। अगर आप यक्स पहले लिख रहे हो, इसका मतलब यक्स बड़ी संख्या हो गई, और जब दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यही स्टेटमेंट आपको सेट करेगा। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यक्स इक्वल्स टू 3y मिल गया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब क्या करो कि यक्स की जगह पे 3y रख दो, तो यहाँ पे रख दोगे 3y, या आप लिख सकते हो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप लिख सकते हो, ठीक है, रखने पर। और यक्स का मान जब समीकरण 1 में रखोगे तो यक्स की जगह हो गया 3y, फिर हो गया y की जगह y ही रहेगा, एंड बराबर किसके, 26 के। 3y में से 1y जाएगा तो 2y बराबर 26 के। यहाँ से y का जो मान आएगा वो आ जाएगा 13। अब अगर y का मान 13 आ गया तो इस y का मान जो है वो समीकरण 2 में रख दो। y का जो मान है समीकरण किस में रख दो, 2 में रख दो। तो 2 वाला मान कितना दिया गया है, यक्स इक्वल्स टू 3y। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल्स टू 3 गुणे 13, और ये बराबर हो जाएगा 39 के। अब आप खुद देख सकते हो कि यक्स जो है वो बड़ी संख्या है, y जो मिली है वो हमारी कैसी मिली है, छोटी संख्या मिली है, और इनके बीच का डिफरेंस जो है वो भी किसके बराबर आ रहा है, तो 26 के बराबर आ रहा है। तो इस तरह से आपको बस इतना सा ध्यान देना होता है कि कब हमें क्या चीज़ें माननी है और कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो कोणों पर आधारित है। तो जैसा कि लिखा गया है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब वो दोनों कोण ज्ञात करने हैं। याद रखो कि समपूरक क्या होता है, कोटिपूरक क्या होता है, और अधिक कोण क्या होता है, ये सब की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, दो तरह के कोण होते हैं। अगर मैं आपको ट्रिक से बताऊं, मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, कभी भूलोगे नहीं, याद रखो इस चीज़ को, कि एक पूरक होता है और एक होता है समपूरक, ठीक है। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, देखो अब कई सारे बच्चे ये जानते होंगे कि इनमें 90 और 180 का गेम है। अब कौन सा गेम 90 के साथ खेला जाता है, कौन सा 180 के साथ, इसी की मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पूरक में कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं, कम है, और संपूरक में कितने हैं, 5 शब्द हैं। तो देखो, जिसमें 3 शब्द वो छोटी संख्या के साथ खेला जाएगा और जिसमें 5 शब्द वो बड़ी संख्या के साथ खेला जाएगा। इसका मतलब यहाँ बात किया जा रहा है दो संपूरक कोण। इसका मतलब वो जो दोनों कोण होंगे उनका योगफल किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अब मान लेते हैं हम वो दोनों कोण कौन कौन से हैं, एक यक्स अंश है और दूसरा क्या है, वाई अंश है। और यही यक्स अंश और वाई अंश मिल के कितने के बराबर होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। तब ये एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। अब कहा क्या है कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से कितना अधिक है, 18 अधिक है। मतलब अगर मान लो कि यक्स को मैंने क्या कर लिया, बड़ा मान लिया, ठीक है, और इसको हमने मान लिया छोटा, ठीक है। तो हम अगर इस छोटे में 18 जोड़ दें तो इस यक्स के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा यक्स अंश बराबर वाई अंश प्लस 18 की। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी यक्स का मान उठा करके किस में रख देना है, पहले वाले में रख दो। तो यक्स का मान जब पहले वाले में रखोगे तो हो जाएगा वाई अंश प्लस 18 अंश, फिर प्लस वाई अंश बराबर कितने के, 180 अंश के। अच्छा, वाई वाई कितनी बार हो गया,
तो आपका वाई वाई हो गया 2 बार, तो ये हो जाएगा 2y अंश प्लस 18 अंश बराबर कितने के 180 अंश के। अब यहाँ से क्या होगा कि 18 जब इधर भेजोगे तो घट जाएगा, 8 घटाओगे 180 में से 72 आएगा, 10 और घटाओगे 162 आएगा, यानी 2y अंश बराबर 162 अंश के। अगर y अंश का आप मान निकालोगे तो 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, यानी 81 अंश होगा y का मान। ठीक है, अगर y का मान 81 अंश है तो देखो यक्स का मान कितना होगा, तो यहाँ पे यक्स का मान कितना होगा तो आप खुद देखो। तो यक्स का मान जो होगा वो जब इसमें जोड़ोगे आप, तो इसमें 18 जब जोड़ोगे 81 में, तो 81 और 8 कितना हो जाएगा, 81 और 8 89 और 10 99, यानी यक्स का जो मान आएगा वो हो जाएगा 99 अंश। क्लियर। तो इस तरह से हमारा ये कोणों का क्वेश्चन लगेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद कितने में खरीदा था, तो 3800 रुपये में खरीदी थी। देखो बल्ले को हम क्या करते हैं, बल्ले को हम बैट से रिप्रेजेंट करते हैं और गेंद को बॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम बल्ले को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और जो गेंद है इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 बल्ला यानी 7 मल्टीप्लाई बाई बी मतलब 7 बैट एंड 6 बॉल जो थी वो कितने में खरीदी गई थी, वो खरीदी गई 3800 रुपये में। इस तरह से समीकरण बनाया जाता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद दिया गया है, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, तो 3 बल्ले यानी 3 कैपिटल बी और 5 गेंदे यानी 5 स्मॉल बी कितने में खरीदी थी, 1750 रुपये में खरीदी थी। समीकरण नंबर 2। देखो यहाँ अब गेम किसका बन गया, गेम यहाँ पे बन गया दोस्तों पूरा का पूरा विलोपन मेथड का। क्यों विलोपन, कैसे मैं पता लगाया कि विलोपन लगेगा, बिकॉज देखो यहाँ से किसी भी बी का मान हम आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, यानी अगर हमें स्मॉल बी का मान निकालना होगा तो भी हमें ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, और कैपिटल बी का मान निकालना होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मान जो हैं वो बटे में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है कि हम मान जो है वो उनका निकाल नहीं सकते हैं। अब बात यही आती है, जब भी आसानी से मान ना निकले तो आप ये जान लो कि यहाँ पे किसी एक टर्म को इक्वल करना होगा, चाहे आप स्मॉल बी को इक्वल करोगे चाहे आप कैपिटल बी को इक्वल करोगे। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, मुझे जहाँ तक आसानी ये दिखेगी दोस्तों कि हम कैपिटल बी वाले के टर्म को इक्वल कर लेते हैं। अब इक्वल कैसे होगा, देखो 7 यहाँ है यहाँ 3 है, इक्वल कैसे होगा, दोनों का एलसीएम ले लो, सीधा सा आंसर। तो दोनों का एलसीएम 21 आएगा। अब 7 को 21 बनाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे, 3 से, और 3 को 21 बनाने के लिए कितने से गुणा कराएंगे, 7 से। तो जब गुणा करा दोगे तो आपको नए नए इक्वेशन मिलेंगे। जैसे नए इक्वेशन क्या मिलेंगे, जब 3 से इसमें गुणा कराओगे तो 3 सतह कितना होगा 21 कैपिटल बी, प्लस 3 से 6 में गुणा कराओगे तो कितना होगा 18 स्मॉल बी, प्लस इज इक्वल्स टू 38 में जब 3 से गुणा कराओगे 30 3 90 8 3 24, और दोनों जब जोड़ोगे तो आपको 114 के लगभग मिलेगा। ठीक है, तो 114, उसके बाद कितना 00, ये हो गया नया इक्वेशन। फिर इसके बाद जब 7 से इसमें गुणा कराओगे दोस्तों तो 7 3 21 बी आपको मिलेगा 21 बी, प्लस 7 5 35 स्मॉल बी इज इक्वल्स टू 7 से गुणा कराओगे तो 7 5 35 यानी 5 हो गया। फिर 7 7 49 और 5 कितना होगा 49, 5 आपका 54 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 5 बचा। फिर 7 1 7 5 कितना हो गया 12, एंड उसके बाद एक 0। अब देखो होता क्या है कि आपको खुद दिख रहा होगा कि यहाँ 12,450 है, यहाँ 11,400 है, तो क्यों ना हम नीचे वाले समीकरण में से ऊपर वाला घटा दें। तो जब हम घटाएंगे तो ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इसके, तो ये समीकरण ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ पे, तो ये लिखा जाएगा 21 कैपिटल बी 18 स्मॉल बी इज इक्वल्स टू 11,400, और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और इसको जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 35 में से 18 घटाओगे तो आपको मिल जाएगा 27 बी इज इक्वल्स टू, अब देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 5, 4 में से 4 जाएगा फिर 0, 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1050 हो जाएगा। एंड b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1050 डिवाइडेड बाई 27, तो 27 से जब काटोगे तो ये लगभग 5 बार में जाता है, सॉरी हाँ 27 से काटोगे इसको तो देखोगे ये जितनी बार में भी कट जाए, अगर हम 27 से काटेंगे तो 21 5 105 होता है, और ये चीज़ें कितनी हो जाएंगी
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, ध्यान से अगर आप देखोगे तो 7 बचे 35 तो मैंने लिखा है, लेकिन फिर 3 कैरी करेगा एंड 7 सत्ते 49 और 3 कितना हो जाएगा 52, और यहाँ पे 2 आएगा तब बचेगा 5 एंड 7 एकम 7 5 12, तब इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखो जीरो में से अगर हम जीरो घटाएंगे तो जीरो तो हमें मिला है, फिर यहाँ पे 5 भी मिलेगा। अब यहाँ पे 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, अब जब 8 बचेगा फिर यहाँ पे कितना बचेगा 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 850 आ जाएगा। अब 850 में हमें भाग देना है किससे, 27 से भाग देना है, तो वो कितनी बार में जाएगा देखते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा लगभग 31.48। ठीक है, अब इस तरह से हमें स्मॉल बी की वैल्यू पता चल गई। अब आप लोग इस स्मॉल बी की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख करके कैपिटल बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल दिया गया है, एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे शहरों में कि शुरू के 5 किलोमीटर का भाड़ा जो होता है, अगर आप कुछ कहीं भी लखनऊ या कहीं भी दिल्ली उल्ली में गए होंगे तो उसमें टैक्सी में ही साफ लिखा होता है कि शुरू के 5 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 20 रुपये है। उसके बाद अब देखो इस 5 किलोमीटर में आप कहीं भी उतरोगे तो 20 रुपये लेंगे। उसके बाद हर 1 किलोमीटर पे 2 रुपये या 3 रुपये इस तरह का भाड़ा लगा होता है हर 1 किलोमीटर पे। मतलब अगर आप 6 किलोमीटर चलोगे तो आपको 22 देना पड़ेगा। अगर आप 7 किलोमीटर चलोगे तो 1 किलोमीटर पे अगर 2 रुपये है तो 7 चले यानी 5 के बाद 2 और एक्स्ट्रा चले तो 2 किलोमीटर पे कितने रुपये हो जाएंगे 4, यानी 20 और 4 कितना दे रहे हैं 24 रुपये। तो यही बात कही गई है कि एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब इस 20 रुपए के अतिरिक्त जितनी भी दूरी चलोगे वो सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है वो 105 रुपए है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप लिख लो, इस स्टेटमेंट को लिखते चला करो। तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए हैं 105 रुपए हैं, ये फिक्स्ड रुपया है। 10 किलोमीटर के अंदर कहीं भी उतरोगे तो आपको देना है। तथा 15 किलोमीटर के लिए अच्छा ये 15 किलोमीटर के 155 रुपये दिया गया है। अगर 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये दिया गया, फिर 15 किलोमीटर के लिए कितने रुपए दिया गया 155 रुपये दिया गया। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा मतलब जिस तरह से मैंने बताया ना कि 5 किलोमीटर के लिए 20 रुपये है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। अब देखो आपसे एक नियत भाड़ा पूछा जा रहा है, अगर उस चीज़ को आप ध्यान से समझोगे तो 10 किलोमीटर के लिए जो है वो 105 रुपये दिया और 15 किलोमीटर के लिए कितना दिया 155 रुपये दिया। तो इसमें से जो नियत भाड़ा है वो कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। फिर वो किस दर से बढ़ा है। अब जरा देखो ध्यान से, तो यहाँ इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 50 रुपये का है। बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज़ को, कितने का डिफरेंस है 50 रुपये का है। और कितने किलोमीटर ये चले हैं तो 5 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। 5 किलोमीटर में कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है 50 रुपये का। इसका मतलब हर 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। ध्यान से समझना, 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। लेकिन चूंकि जब 10 किलोमीटर चला तो उसने कितने रुपए दिए थे 105 रुपये दिए थे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो आपका आएगा 10 रुपये, ठीक है। लेकिन जो नियत भाड़ा है वो आपका शुरुआती में जैसे ही टैक्सी में बैठोगे उसमें अगर 1 किलोमीटर आप चल दिए तो आपको 15 रुपये देना होगा। कितने रुपए देना होगा 15 रुपये। इसका मतलब नियत भाड़ा जो है वो कितना है 15 रुपये है। पहले 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 15 रुपये, उसके बाद हर किलोमीटर का भाड़ा कितना है 10 रुपये। अब देखो इस पे सेट करके देख लो, तो 15 किलोमीटर में ध्यान से समझना, 15 किलोमीटर में कैसे चलोगे तो पहले फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर और चले तो 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा 15 रुपये और 14 किलोमीटर के लिए 140 रुपये, जोड़ोगे तो 155 आएगा। इसी तरह से 10 किलोमीटर के लिए देखो तो 10 किलोमीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर एंड कितना लिखेंगे 9 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देना पड़ेगा हमें 15 रुपये और 9 के लिए 90 रुपये। 15 और 90 जब जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 105 रुपये, ठीक है। समझ में आया। इसका मतलब पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए भाड़ा है
तो 15 रुपये, मतलब नियत भाड़ा कितना है, 15 रुपये है। कितने के लिए, पहले 1 किलोमीटर के लिए, क्लियर। उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है, तो प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वो कितना है, 10 रुपये है, ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए, तो देखो 25 किलोमीटर अगर वो चल रहा है तो वो चलेगा फर्स्ट 1 किलोमीटर एंड लास्ट 24 किलोमीटर। तो पहले 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देगा, 15 रुपये, एंड 24 किलोमीटर के लिए कितने रुपए देगा, 240 रुपये। जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 255 रुपये देगा वो व्यक्ति, ठीक है। अब चूंकि ये सवाल तो हो गया एक एक नियम से, किससे हो गया, एक एक नियम से। अगर ये सवाल हमें इक्वेशन पे लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, जैसा कि लिखा गया है कि नियत भाड़ा क्या है और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो आप मान लो, माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा है ये कितना है, ये यक्स रुपये है, ठीक है। उसके बाद आप मान लो कि जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है, क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है, वाई रुपये है। अब आप ध्यान से समझो इस चीज़ को कि पहले 10 किलोमीटर की जब बात की जा रही है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर में कितने रुपए दिया गया है, 105 रुपये। 10 किलोमीटर की जो बात की जा रही है उसमें नियत भाड़ा भी होगा और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी होगा, ठीक है। तो अगर हम प्रति किलोमीटर की भाड़ा की बात करें तो 10 किलोमीटर चला है, इसका मतलब 10 वाई रुपये तो वो देगा ही, ध्यान से समझना, ठीक है। प्लस उसको यक्स रुपये भी देना होगा, यानी कि जो नियत भाड़ा है, मतलब टैक्सी में बैठते ही आपको कुछ भाड़ा देना होगा, इस चीज़ को समझना ध्यान से, ठीक है। और यही दोनों मिलकर के कितने रुपए के बराबर होंगे, तो ये मिलके बराबर होंगे 105 रुपये के। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो हर किलोमीटर के लिए वाई रुपये तो देना ही है, लेकिन जैसे ही टैक्सी में बैठोगे उसके लिए भी आपका भाड़ा लगेगा, वो लगेगा यक्स रुपये, ठीक है। तो टैक्सी में बैठने का यक्स रुपये हो गया, और हर 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपये देना है। तो इंसान कितने किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 10y + x, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से अब ये इंसान कितने किलोमीटर चल रहा है, 15 किलोमीटर चल रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई रुपये देना पड़ेगा एंड ये यक्स रुपये देना पड़ेगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, 155 रुपये के बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो आप, बहुत आसान सा काम है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो। तो जब 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो ये समीकरण आपको मिला है यक्स + 15y, समीकरण 2 आपका मिला है यक्स + 15y बराबर 155 के, एंड दूसरा इक्वेशन मिला है यक्स + 10y = 105, एंड घटा दोगे तो माइनस 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 एंड ये कैंसिल। अब देखो 15 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5y, और यहाँ से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50। देन y = कितना आ गया, 10 रुपये, मतलब प्रति 1 किलोमीटर का जो भाड़ा है वो 10 रुपये है। जैसा कि मैंने आपको सिंपल वे में लगा के बताया था, तो 10 रुपये आया था। एंड यही y की वैल्यू जब आप पुट करोगे किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे मान लो मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट में पुट करोगे तो इक्वेशन क्या है, 10y + x = 105, और जब 10 रुपये रखोगे तो 10 दहा में यहाँ पे कितना होगा, 100 हो जाएगा, ये वैल्यू 100 हो जाएगी, एंड यक्स = 105। अब यहाँ पे 100 जब इधर भेज दोगे तो घट जाएगा, यानी यक्स बराबर कितना आ गया, 5 रुपये। मतलब टैक्सी में बैठते ही 5 रुपये आपको मिल जाएंगे। और देखो मैंने क्या बताया था कि शुरू के 1 किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपये है, तो वो 15 रुपये कैसे हुआ था कि 10 रुपये तो नियत भाड़ा है, ठीक है, सॉरी प्रति किलोमीटर का भाड़ा है, और 5 रुपये उसका नियत भाड़ा था, इसलिए मैंने उसको 15 बताया था, ठीक है। तो बात वही है कि यानी कि जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो 10 रुपये है। अब अगर इंसान को 25 किलोमीटर चलना है तो वो कितना चलेगा, तो ये चलेगा नियत भाड़ा प्लस 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो = कितना होगा, यक्स का मान कितना है, 5 है, और 25 × 10 करोगे तो कितना होगा, 250, 250 और 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 255, जो कि हमने एक एक नियम से भी पढ़ा था। तो दोस्तों ये था 2 तरीके एक ही क्वेश्चन के जो मैंने आपको बताया, एंड हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे भिन्न का क्वेश्चन दिया गया है, बहुत आसान है, मैंने आपको बताया जैसे ही आपको भिन्न पूछे तो आप तुरंत लिख लो, माना भिन्न बराबर x/y। कंडीशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो लिखा गया है किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में। अब यहाँ पे दोनों की बात कर रहा है, इस चीज़ को याद रखना, मतलब यक्स में भी और वाई में भी क्या जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो 2 जोड़ दो, यानी यक्स + 2 एंड डिवाइडेड बाई वाई + 2 अगर कर दिया जाए तो वो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो हम लिख लेते हैं 9/11। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो 11 × y यानी 11 यक्स हो जाएगा, प्लस
11 दूना कितना हो जाएगा 22, तो यहाँ पे 22 हम लिख लेते हैं। फिर 9 का गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस 18। ठीक है, अब देखो इस y को इधर भेज दो और इस 22 को 22 को इधर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका हो गया। अब दूसरी कंडीशन हमारे सवाल की क्या कहती है, तो वो उस कंडीशन ये कहती है कि अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब तक ऊपर हमने 2 जोड़ा था, अब हम कितना जोड़ दें, 3 जोड़ दो, तो यहाँ पे x प्लस 3 एंड y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो ये होगा 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। ठीक है, अब क्या होगा कि इस y को इधर भेज दो, 18 को इधर भेज दो, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू -3। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ध्यान से समझना, ये बिलोपन मेथड से ही लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इस चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ पे कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को गायब कर सकें। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको क्या करना है कि इसमें, इस समीकरण में और इस समीकरण में किसको गायब करना है पहले वो डिसाइड करना है। यक्स को गायब करोगे या वाई को गायब करोगे, तो वो जब डिसाइड कर लोगे फिर उसके बाद आपको लगाना है ये क्वेश्चन, खुद से लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब क्वेश्चन लग जाएगा तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आपने कितने लोगों ने सही लगाया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जो जैकब की आयु है वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर लिखा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना जैकब, ठीक है, जैकब और उसके पुत्र की बात की जा रही है, मतलब जैकब हमारा क्या है, फादर हैं, तो जैकब जो हैं ये फादर हैं एंड हिज सन। ठीक है, अब जैकब की मान लो यक्स है और इनके पुत्र की आयु कितनी है, वाई है, और ये कब की आयु है, ये प्रेजेंट टाइम की आयु है, मतलब वर्तमान आयु है। कैसी आयु है, वर्तमान आयु है। आपने मान लिया, बहुत ध्यान से लगाना। लिखा क्या है कि 5 वर्ष बाद, तो जब हम 5 वर्ष बाद की बात करेंगे, अगर हम 5 वर्ष बाद की बात करें दोस्तों, तो मान लो अगर जैकब 20 साल के हैं तो ये 5 वर्ष बाद कितने होंगे, 25 साल के। इट मीन्स दैट क्लियर कि अगर ये 20 के होते तो ये 25 के होते 5 वर्ष बाद। अगर यक्स के हैं तो 5 वर्ष बाद कितने होंगे, तो ये होंगे यक्स प्लस 5 के, और इनका पुत्र कितना होगा, वाई प्लस 5 का होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, तो 5 वर्ष बाद जैकब की जो आयु है, मतलब ये जो यक्स प्लस 5 है उसके पुत्र की आयु से, यानी y प्लस 5 से कितनी होगी, 3 गुनी होगी। तो भैया इसी में तो गुणा करोगे क्योंकि जैकब ऑलरेडी बड़ा होगा, पिता है। ठीक है, तो हमारा इस 5 वर्ष बाद जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करके आप लोग बनाना इक्वेशन, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। फिर लिखा है 5 वर्ष पूर्व। अगर 5 वर्ष पूर्व की मैं बात करूं तो अगर मान लो पिता 20 साल का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने का रहा होगा, 15 साल का। इसका मतलब यक्स में से हमें 5 घटा देना होगा, तो ये हो जाएंगे यक्स माइनस 5 और ये हो जाएगा वाई माइनस 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है, मतलब ये जो यक्स माइनस 5 है, अब लिख लो यक्स माइनस 5, ये किसके बराबर होगी, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, तो y माइनस 5। देखो कभी कंफ्यूज मत होया करो कि आप y लेकर के 7 से गुणा करा दो, ऐसा कुछ मत किया करो। ठीक है, जब भी आपसे जितने साल पहले की बात कर रहा है वो स्टेटमेंट उसी समय का लिया जाएगा, जितने साल बाद की बात कर रहा है उसी समय का स्टेटमेंट लिया जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों का इक्वेशन बना करके आप x और y का मान निकालना, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चंस को मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊंगा दोस्तों, और उन क्वेश्चंस के उत्तर माला को भी दिखाऊंगा। आप लोग उसको लगाओगे, फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे कि आपको वो क्वेश्चंस कैसे लगे हैं और कितने समझ में आए हैं। ठीक है, क्योंकि मैं लगा के रख दूं उसका कोई मतलब नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, तो ये रहा वो पहला क्वेश्चन जो मेरी तरफ से आपको दिया जा रहा है चैलेंज। आपको एक्सेप्ट करना है और आपको बताना है भिन्न क्या है। चूँकि मैं भिन्न आपको अभी आंसर दिखा दूंगा पहले का। दूसरे का ये क्वेश्चन दिया गया है जो आयु से रिलेटेड है, जो कि मैंने आपको बता दिया है आयु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन करके लगा सकते हो क्वेश्चंस को। मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ,
और ये रहा आपके तीसरे क्वेश्चन, जिसमें इस तरह के क्वेश्चन को मैं आपको पिछले वीडियोज में कराया हूँ कि अंकों को अगर पलट दिया जाए तो क्या होगा। मैं प्रतिस्थापन में भी बताया था और विलोपन में भी बताया था इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद रुपए का क्वेश्चन, जो अभी रिसेंट हमने कुछ क्वेश्चंस रुपए से ही रिलेटेड किया था, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा, इसको भी लगाइएगा। फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा पांचवा एंड फाइनल क्वेश्चन। इसको अब भी आप लोग लगाइएगा, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत छोटे में लग जाएगा, परेशान मत होइए, ठीक है। इसको लगाइएगा। हम आपको उत्तरमाला दिखाते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो ये रही पूरी उत्तरमाला। पहले क्वेश्चन का आंसर, ये समीकरण भी बना के यहाँ पे लिखा गया है कि इसी तरह से आपका समीकरण बनेगा और आपके भिन्न का जो आंसर आएगा वो 3/5 आएगा। फिर उसके बाद फिर समीकरण बना के यहाँ पे दिखाया गया है आपको कि इस तरह से समीकरण बनेगा और उसमें जो आयु आएगी वो 50 और 20 आएगी। तीसरे क्वेश्चन का भी समीकरण आपको बना के दिखाया गया है। इसका ये मतलब नहीं आप समीकरण नहीं बनाओगे, समीकरण बनाओ, चेक करो कि आपका समीकरण सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, और फिर उसका आंसर दिया गया है यहाँ पे। चौथे क्वेश्चन का भी समीकरण यहाँ पे बना है और उसमें नोटों की संख्याएं दी गई हैं और फिर उनका आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। फिर पांचवें क्वेश्चन की भी समीकरण यहाँ पे दिए गए हैं और इसमें सब कुछ दिया गया है, भाड़े कितने हैं, उस तरह से इसके भी आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये सेशन था, अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ जरूर से जरूर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, समतल के क्षेत्रफल के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू सो मच।